व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो आज हम लोग अपना डे नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैक टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम आ चुके हैं। हमने बिजनेस स्टैट्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपके टोटल 9 चैप्टर्स है, उसमें से हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर्स ऑफ स्क्वीनेस, कुर्टोसिस एंड मोमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। एंड देन हम लोगों ने कोरिलेशन चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आप लोगों के लिए रिग्रेशन चैप्टर में पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। बस अब हम लोग अपना डिविडेंड डिसीजन करेंगे। दिस इज द चैप्टर नंबर 9 ऑफ आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब ये वाला चैप्टर 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा आई गेस, उसके बाद हम लोग रिग्रेशन, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी रिग्रेशन की। 2 से 3 वीडियोस में आपका रिग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, तो वो वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम अपने डे नंबर 25 के साथ, जिसमें कि हमने सीरीज बनाई थी कि हाँ हम 60 डेज में अपना बीकॉम बीबीए अंडर ग्रेजुएशन का जितने भी कोर्स है कॉमर्स फील्ड में, वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज नंबर 25 है उसी सीरीज का। तो आई होप यू एंजॉयड माय सीरीज अ लॉट, एंड आप लोगों ने 24 डेज तक की सीरीज पहले उसको कंप्लीट करके आइए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली डिविडेंड डिसीजन पे आ गए हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बार बार इस चीज को रिपीट कर देती हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, और मैंने आपको ये बताया भी है। इसके बाद भी अभी देखो, मैं आप लोगों को जब उसको फ्लैशबैक करवाऊंगी, थोड़ा सा आपको याद आएगा कि हाँ मैंने आपको ये बताया था कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जब आपको डे नंबर 1 बताया था कि आपने डिसीजन, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है कंपनी को या चलाने के लिए, उसके 3 डिसीजंस लेता है। सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, सेकंड आपका होता है फाइनेंशियल डिसीजन, और थर्ड होता है आपका डिविडेंड डिसीजन, राइट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोगों ने पढ़ा था जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ा था, और वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। हम शॉर्ट टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल में करते हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको हो जाएगा। देन आपका फाइनेंशियल डिसीजन था, तो वो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से हम पैसों को जोड़ेंगे, अपने कंपनी में लगाएंगे किस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। एंड नेक्स्ट आपका बनता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होता है जब हमने पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, पैसा हमने अपनी कंपनी में ला दिया, कि कहां से पैसा लाए सब कुछ हमने अरेंज कर लिया। अब हम पैसा बांटेंगे कैसे, हमारी कंपनीज में जो प्रॉफिट हो रहे हैं, हमने थ्रू आउट द ईयर हम लोगों ने काम किया कंपनी के अंदर, और वो जो प्रॉफिट आया है टोटल, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो वो हमें बताता है डिविडेंड डिसीजन, कि हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं विद इन द ईयर, आपके पास आपने फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपने 1-4 जो भी ईयर के आपने स्टार्टिंग करी, उसके बाद 31 मार्च जब एंड करोगे, तो उसके बीच में जो प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हमें फर्दर इन्वेस्ट करना है किसी और चीज में, वो हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस किस जगह पे। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिविडेंड डिसीजन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होता है जब हम अपने पैसों को, कहाँ हम लोग अपने प्रॉफिट्स को, हमने जो पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है, उसको हम कैसे डिवाइड करें। देखिए, आप डिविडेंड डिसीजन को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग, और एक होता है आपका डिविडेंड, राइट। या तो अगर मैं आप लोगों को दो, आप देखो आपके कंपनी में फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में 1 करोड़ का आपको फायदा हुआ है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, जस्ट एग्जांपल लेता है, तो आप उसको 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एक तो आप रिटेन अर्निंग में डाल सकते हो। रिटेन अर्निंग यानी कि आप उसको पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, उसके बाद आप वहां से अर्निंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ये पैसा जो है ना, आधा पैसा मैं शेयर्स में लगाना चाहूंगा, 1 करोड़ का 50%, यानी कि मैं 50% पैसा कहाँ लगाना चाहूंगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, जिससे कि मुझे आगे प्रॉफिट मिले। सिंपल सी बात है। और आप कहोगे कि 50% में डिविडेंड बांट दूंगा। डिविडेंड बांटना मतलब जो आपके काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको आप डिविडेंड दे देते हो, यानी कि प्रॉफिट से ऊपर का भी पैसा आप उन्हें दे देते हो। प्रॉफिट तो आप उन्हें, सैलरी तो आप दोगे, उसके साथ आप उन्हें डिविडेंड भी दे देते हो, लाभांश जिसे हम कहते हैं। तो वही है आपका डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है ना, ज्यादातर कंपनी जो है ना, वो रिटेन अर्निंग में ज्यादा बिलीव करती है। वो ये कहती है कि अगर कंपनी का फायदा होता है तो ऑब्वियसली जो आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनका भी फायदा ऑटोमेटिकली होगा। तो उसमें यही कह रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट, ये मतलब मैं आपको परपेचुअली बता रही हूँ, ठीक है, और आपसे कहता है कि या तो आप रिटेन अर्निंग कर सकते हो प्रॉफिट के पैसों का, या तो फिर आप डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली कंपनीज क्या करती है, आजकल आपको पता है इतनी टेक्नोलॉजी है, शेयर्स मार्केट के जमाने में लोग क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं कि पैसा उनका ग्रो करे, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिविडेंड हमें किस तरीके से करना चाहिए। आपकी
आपके सिलेबस में 3 तरीके की थ्योरीज दी गई हैं, 3 तरीके के अप्रोचेस दी गई हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स के थ्रू कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट कहाँ करना है, या आपको पूरा का पूरा पैसा आपको कंपनी में डिविडेंड दे देना है, या फिर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है आगे और आपका उस कंपनी में उसके डिविडेंड डिसीजन तो करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी करेंगे फर्म का। यानी कि आपको वो अगर आप पैसा वो इन्वेस्ट करते हो, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होगा। तो अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसका आपकी कंपनी में क्या असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ये 3 प्रोफेसर्स ने आप लोगों को ये कुछ अप्रोचेस दी हैं जिसकी बदौलत आप आज सीखोगे किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, सॉरी हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से हम अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज की क्लास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम सारे फॉर्मूले सब कुछ अच्छे से लर्न और रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरऑल 6 to 7 इलस्ट्रेशंस करेंगे, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ ये आपका यूनिट नंबर 4 है डिविडेंड डिसीजंस, राइट। तो यूनिट नंबर 4 आपका अकेला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 में। तो ये एक अकेला चैप्टर है जो आपको यूनिट नंबर 4 कंटेन करता है। तो ये 18 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स का, ये 15 to 18 मार्क्स का इसका वेटेज है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाइए, 15 to 18 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। तो प्लीज थोरोली करके मेरी वीडियो देखिएगा और मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए थे। और मैं आपको कुछ और भी चीजें यहाँ पे बताऊंगी कि आपको डिविडेंड कैसे देना है, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट दिया तो क्या होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो देखिए हमने जैसा कि पढ़ लिया है कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम डिविडेंड डिसीजन को अलॉट करते हैं और तो यहाँ पे देखिए नोट्स के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होता है जब हम अपने प्रॉफिट्स को हम या तो फिर हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें वो उसका डिसीजन लेना ही हम उसको डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। देखिए जब कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर जब डिविडेंड डिसीजन लेता है तो वो 4 चीजों को ध्यान में रखता है। देखिए सबसे पहला है कि क्या सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो बांट देना चाहिए। मतलब सबसे पहला वो अगर कोई चीज सोचेगा, अगर वो डिविडेंड डिसीजन ले रहा है तो वो ये सोचेगा, फ्लफ्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फ्लफ्ट का मतलब होता है रोकना। वो ये सोचता है सबसे पहले कि क्या सारा का सारा प्रॉफिट हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रोक देना चाहिए, यानी कि उसने यानी मतलब जो मैंने आपको बताया था रिटेन अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये है क्या सारा का सारा प्रॉफिट हमें रिटेन कर दे, इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए। फर्स्ट तो वो ये सोचेगा। सेकंड वो सोचता है कि या तो फिर आधा प्रॉफिट हम डिविडेंड दे दें और आधा प्रॉफिट हमें रिटेन में इन्वेस्टमेंट में डाल देना चाहिए। थर्ड वो सोचेगा कि क्या हम डिविडेंड को पूरा दे दें, इंटरिम डिविडेंड। एंड फाइनली आपने इंटरिम सुना होगा कैश फ्लो में। तो इंटरिम का मतलब होता है साल के बीच में जब कोई प्रॉफिट देते हैं हम, और फाइनल यानी कि जब पूरा साल खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट देता है। तो क्या हमें प्रॉफिट डिविडेंड इस तरीके से देना चाहिए, और या फिर कहता है कि डिविडेंड को किस फॉर्म में देना चाहिए, कैश डिविडेंड देना चाहिए, कैश में लाभांश देना चाहिए, या फिर बोनस शेयर इशू करने चाहिए। आपने सुना होगा बोनस शेयर इशू होता है तो वो एक डिविडेंड का पार्ट होता है, तो या फिर वो देना चाहिए। तो जब कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर डिविडेंड डिसीजन लेता है तो वो उन 4 बातों का ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है। यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो वो रेशियो होता है जब हम लोग डिविडेंड को पे कर देते हैं ना, वो जो रेशियो देखो अभी मैं आपको बताऊंगी रिटेंशन रेशियो के बारे में। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक होता है रिटेंशन रेशियो, एक होता है पे आउट रेशियो, ठीक है। तो आप फॉर सपोज करो, अभी मैं उसको आगे आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास फॉर सपोज आपके पास 100% आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप या तो प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग यानी कि आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, या तो फिर आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो प्रॉफिट, ठीक है, जो आप यहाँ पे आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको आप डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलोगे। जो आपने फॉर एग्जांपल आपने 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको डिविडेंड दे दिया, तो उसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। और जो आपका ये रिटेन जो आपने रिटेन अर्निंग कर ली और फर्दर आप उसको यूज करोगे इन्वेस्टमेंट में, तो उसे हम रिटेंशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको अभी हम आगे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आएगा, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, वहां पे भी मैं आपको एक बार और क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है डिविडेंड डिसीजन। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड की कुछ थ्योरीज हैं, पहले हम उसको ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझते हैं, उसके बाद इससे आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो देखिए आपसे क्या कहता है कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं डिविडेंड डिसीजन के। हमने पढ़ लिया कि डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं और क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर को जब वो डिविडेंड डिसीजंस करता है, राइट। अब हम देखते हैं कि 2 थ्योरीज होती हैं, रेलेवेंस थ्योरी और इररेलेवेंस थ्योरी, जिससे कि हम देखते हैं कि क्या 2 तरीके की थ्योरी देखते हैं हम जब हम
डिविडेंड डिसीजन लेते हैं कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर, तो दो थ्योरीज को वो ध्यान में रखता है। देखिएगा क्या, ये हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर भी, कैपिटल बजटिंग के अंदर भी दो थ्योरी सेम ही थी, ठीक है। रेलेवेंस थ्योरी वो थ्योरी होती है जो हमारे कंपनी की जो फर्म की जो वैल्यू है उसको, इसमें कहता है रेलेवेंस थ्योरी आपसे ये कहता है कि आप अगर डिविडेंड देते हो या फिर नहीं देते हो, आपके देने या ना देने से डिविडेंड की, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो आपके जो काम कर रहे हैं उनके लोगों को, या फिर डिविडेंड नहीं दे रहे हो, उसका जो फर्क है, उसका जो इफेक्ट है वो कंपनी यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ता ही पड़ता है। रेलेवेंस थ्योरी आपसे क्या कहता है कि आप डिविडेंड दे रहे हो या फिर डिविडेंड नहीं भी दे रहे हो, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। इसमें कहता है अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, या वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो तो फिर आपका क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। इसका मतलब ये, अगर आप जितना डिविडेंड ज्यादा दोगे उतनी वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा बढ़ेगी, अगर डिविडेंड कम दोगे तो फिर वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगी। अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसके साथ साथ में ये चीजें प्रूफ भी करूंगी, ऐसा क्यों है और कैसे है। और अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप ये चीजें बस ऐसे नोट कर लीजिए अपने समझने के लिए। अब देखिए ये जो रेलेवेंस थ्योरी ना, इनके बारे में दो लोगों ने कहा कि हाँ ये थ्योरी सही कह रहे हैं कि हाँ डिविडेंड बढ़ेगा या कम होगा, इसका फर्क पड़ने वाला है, पक्की बात है हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ये दो लोगों ने कहा कि ये चीजें ट्रू है। सबसे पहले तो वॉल्टर्स अप्रोच और गॉर्जन्स अप्रोच, ये दोनों ने कहा कि हाँ रेलेवेंस थ्योरी बिल्कुल सही थ्योरी है, यानी कि अगर आप डिविडेंड में प्लस या माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्ट होती है, ठीक है। इनके भी बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके प्रॉस क्या आते हैं, प्रॉन्स क्या आते हैं और इनके फॉर्मूले क्या है कैलकुलेट करने के। अब नेक्स्ट आपका आता है इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ द फर्म। देखो इररेलेवेंस थ्योरी आपसे क्या कहता है कि आप चाहे डिविडेंड दो और या डिविडेंड दो या मत दो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंपनी का फर्क आपकी डिविडेंड पे नहीं पड़ता। मतलब आपकी कंपनी का डिसीजन ये नहीं है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे होने चाहिए, आपका अर्निंग पर शेयर अच्छा होना चाहिए, आपकी कंपनी के शेयर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कंपनी के जो क्रेडिटर डिसीजन वो डेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छे से चलनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। फर्क वो पड़ते हैं कंपनी पे, आपके डिविडेंड देने से या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी में। ऐसा कहा गया है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर पढ़ा था हमने अभी लास्ट वीडियो में, लेवरेज वाले चैप्टर में आई गेस, उसमें हमने पढ़ा था हमने उसके अंदर 4 थ्योरीज पढ़ी थी। हाँ एनओआई वाले में, उसमें हमने ये चीजें और पढ़ रखी थी। अब मैंने आपको तब बताया था कि मैं आपको डिविडेंड वाले में बताऊंगी, तो आज इसका टाइम है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहती है कि आप चाहे डिविडेंड दो और चाहे मत दो, फर्क नहीं पड़ता है कंपनी को, कंपनी अपने सुचारू रूप से काम करेगी। अब इसमें मैं प्रूफ भी करूंगी कि ऐसा क्यों है। अभी आप देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहे तो डिविडेंड आपका 0 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे और नहीं भी रहे, तब भी आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो सेम ही आने वाला। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 2 तरीके से कॉन्सेप्ट है आपके, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी शॉर्ट नोट वाली कॉपी रखिए, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, उसके अंदर ये छोटे-छोटे पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत काम आते हैं, आगे भी आपकी फर्दर एजुकेशन होगी उसके अंदर भी बहुत काम आएंगे, तो आप इन्हें नोट करके रखिए। अब चलिए हम थोड़ा सा नोट्स के थ्रू इन्हें और अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं इनके फॉर्मूले बताऊंगी आपको और नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चन। तो देखिए हमने पढ़ लिया डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म किस तरीके से हम करते हैं, और हमने पढ़ लिया रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है और इररेलेवेंस थ्योरी क्या होती है, और किस तरीके से इन तीनों को क्लासिफाई किया गया है। रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है, जहां पे हम लोग जब डिविडेंड का अफेक्ट आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पे पड़ता है, आपको पता है वॉल्टर अप्रोच होती है और एक गॉर्जन अप्रोच होती है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि आर जब बड़ा होता है तो किस तरीके से हम डिविडेंड देते हैं, और जब आर छोटा होता है यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न जो है वो छोटा होता है तो किस तरीके से देते हैं। और यहाँ पे कुछ अजम्पशंस दी गई हैं वॉल्टर के मॉडल में। वॉल्टर ने कहा था, जब आप क्वेश्चन करेंगे इसका, यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, इसको मैं अभी फर्दर ब्लैक बोर्ड पे रख के बताऊंगी। सबसे पहले आप देखो, जब वॉल्टर मॉडल, वहां पे क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि वॉल्टर मॉडल के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व करे या कुछ भी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप देखना, तो वो बताता है कि उसकी कुछ अजम्पशंस है कि आपकी जो फर्म की लाइफ होगी, आप ये मान के चलोगे कि वो आपकी परपेचुअल लाइफ है। परपेचुअल मतलब वो कभी रुकेगी नहीं, खत्म नहीं होगा आपका बिजनेस, आपको अजम्पशन मानना है। फिर नेक्स्ट कहता है अर्निंग और डिविडेंड जो है वो चेंज नहीं होंगे, वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी कैलकुलेट करते समय, ये हमें अजम्पशन मानना है। नेक्स्ट आपको जो IRR है, जो इंटरनल रेट ऑफ
रिटर्न है, यानी कि जिसको हम आर बोलते हैं, अभी आप ये रहा आपका आर, ठीक है, इसको अभी आप क्वेश्चन में भी यूज करोगे। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी के, उसको जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है, यानी कि जब मतलब वो एक सी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट आपसे कहता है जो इन्वेस्टमेंट होगी फॉर्म की, आई आपको अभी आप गॉर्जन वाला करोगे ना, तो उसके अंदर आई इन्वेस्टमेंट का भी आपको यूज आएगा। तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो होगी फॉर्म की, वो जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं होगी, वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही होगी, ठीक है। ये आपको अजम्पशन चारों माननी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है न्यूमेरिकल में कि वॉल्टर मॉडल के अजम्पशंस बताइए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला है, जो कि अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी, बट यहाँ पे भी आप यहाँ पे से इससे भी नोट कर सकते हो। ब्लैक बोर्ड पे मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो वो आप वहां से देख लेना। यहाँ से आप सिर्फ ऐसे जस्ट पढ़ लीजिए, P इज इक्वल टू डी बाई के ई, डी यानी कि डिविडेंड, वहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। और आपसे अगर ये कहेगा कि डिविडेंड नहीं पे किया है, तो डिविडेंड आपको 0 मानना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहेगा, ये देखिए क्रिटिसाइजेशन दे रखी है वॉल्टर मॉडल की, इसे आप एक बार खुद से रीड करेंगे। अगर आपने वॉल्टर मॉडल पूरा का पूरा पढ़ लिया, तो आप इसे एक बार खुद से इसको एक बार रीड करना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है उसके क्रिटिसिज्म में और उसके अजम्पशंस में, ठीक है। एक बार आपसे खुद से एक बार रीड करना, उसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉर्जन मॉडल अप्रोच पे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉर्जन अप्रोच वो अप्रोच, ये एक रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट होता है, जिसमें कि वो कहता है कि डिविडेंड बढ़ेगा तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, और अगर वो कम होगा तो वो भी कम होगा, यानी कि इन दोनों का डिविडेंड का आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ेगा। तो उसके भी कुछ असम्पशंस हैं, उसके सेम ही असम्पशन है, आपका आर और के ही कांस्टेंट रहेगा, परपेचुअल लाइफ रहेगी। रिटेंशन रेशियो भी मैंने आपको ऊपर बताया, रिटेंशन रेशियो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो आधा पैसा हम डिविडेंड देते, तो आधा जो बचता है उसको जो हम रिटेन करते हैं उसे हम रिटेंशन रेशियो कहते हैं, जिसको हम इस वाले फॉर्मूले में बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपको कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली इसमें सारी चीजें कांस्टेंट ही रहती है। और चलो हम इसको तो आगे ही पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं। एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छा, बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वर्ड दे रखा है, तो मैं इसको बता देती हूँ। बर्ड इन हैंड वो आपके पास ना कई बार आ जाता है 2 से 3 मार्क्स में, व्हाट इज बर्ड इन हैंड, व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड इन हैंड इन गॉर्जियस मॉडल। तो गॉर्जन ने ये कहा था कि जो आपके हाथ में पैसा है ना, वो बहुत अच्छी, मतलब जितना आपके पास हाथ में पैसा है, कैश जो आपके जेब में है, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये कहता है कि आपका शेयर्स, ये सब, इस सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी जेब में जितना, आपने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि कैश इज नॉट, कैश इज किंग, कैश इज प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि आपको ये कहता है कि आपके पास जितना जेब में ऑन द पॉइंट कैश चल रहा है ना, जितना आप, अगर आप दुकान पर संभालेंगे ऑन द पॉइंट, आप जितना पेमेंट कर सकते हो जेब से निकाल के पैसा, वही पैसा आपके पास असली है। मतलब आपका जो मेन पॉइंट है कि आपके जेब में उतना पैसा हो, वो पैसा आपकी जेब में है, तो फिर आप, मतलब आपका सही चल रहा है। इसका मतलब यही है कि बर्ड इन हैंड मतलब जेब में पैसा है तो आप मालिक हो, इसका मतलब यही है बेसिकली, ठीक है। आपकी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, इतने हैं, कुछ भी है, पर आपकी जेब में उतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि आपको, अगर आप शेयर्स आपके पास है और आपको पता ही है 1 लाख के शेयर्स है, तो आप तुरंत के तुरंत जाके थोड़ी ना आप उसे कैश में पलटी करवा लोगे, और टाइम लगता है। तो उसमें वही भी आ रहा है कि अगर आपकी जेब में जितना पैसा, तो आप मालिक हो उतने के ही खाली, ठीक है। अब देखिए गॉर्जन्स का भी ये फॉर्मूला, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड, अच्छे से समझा दूंगी, पर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। P इज इक्वल्स टू, P मतलब मार्केट प्राइस में कितना इक्विटी शेयर का क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, MPS जिसे हम कहते हैं, E यानी कि आपका अर्निंग पर शेयर, ठीक है, आप पर शेयर पे कितना कमा रहे हो, 1 माइनस BB यानी कि रिटेंशन रेशियो, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और मैंने आपको बताया था पे आउट यानी कि यहाँ पे ना मैं तो 100% का लिया था, 2 पार्ट किया था मैंने, एक पे आउट रेशियो और एक आपका रिटेंशन रेशियो, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो उसी में से बता रहा है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका के माइनस BR, बी और आर होता है आपका IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका BR बन जाता है। BR आपको ग्रोथ रेट को, BR को आप GB कहते हो, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म भी ये बताता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ये। अब आपके पास इररिलेवेंस थ्योरी आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 अप्रोचेस दी गई हैं, रेसिडुअल अप्रोच, MM अप्रोच। MM अप्रोच में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रेसिडुअल अप्रोच जो है वो क्या अप्रोच है, इसको मैं एक शॉर्ट में, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना, और ये रेसिडुअल अप्रोच कोई अप्रोच ऐसी बेसिकली वो नहीं है, इसको मैं आपको ना एक शॉर्ट में, आपने मैं और चीज आपको बताना चाहूंगी कि आपने शॉर्ट्स जरूर देखा करो, क्योंकि शॉर्ट में मैं ना आप लोगों को काफी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। तो ये शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं MM अप्रोच पे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ MM अप्रोच को। यहाँ पे इसके असम्पशंस पढ़ लेते हैं। MM अप्रोच इररिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, जिसमें कि उसने कहा था कि चाहे आप डिविडेंड दो चाहे मत दो, फर्क कंपनी को नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें वो ये बताता है, तो
तो एमएम अप्रोच में भी कुछ अजम्पशंस थे। देखिए सबसे पहला था कि जो मार्केट है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहेव करने चाहिए रैशनली, मतलब ऐसा कि उन्होंने इन्वेस्ट करा है एक्चुअल में, और इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी की अवेलेबल होनी चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। सबके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे नहीं दी जाएगी। जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है वो रिजिड होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस तेज करती हूँ, ठीक है। और कहता है कि देयर आर इधर नो टैक्स, कहता है या तो कोई टैक्स नहीं होगा या तो टैक्स होगा। दो बातें थी। हाँ, ये चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये मैंने आपको उसमें भी बताई थी जब हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कर रहे थे, जब मैंने वहां पे आपको एमएम अप्रोच करवाया था, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि दो तरीकों से हम बताते हैं यहाँ पे कि डिविडेंड होगा या नहीं होगा। और अगर डिविडेंड, देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अगर डिविडेंड, अगर अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसके अंदर ये हम देखेंगे कि डिविडेंड है या फिर डिविडेंड नहीं है, दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगी। फॉर्मूला इस तरीके से है, P0 D1 प्लस P1। आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से है, ठीक है। और ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। और ये वैल्यूएशन फॉर्म को वैल्यूएट करने का फॉर्मूला, ये भी मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। तो आप यहाँ से कुछ भी मत देखिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। क्रिटिसिज्म है ये एमएम अप्रोच का, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक इसके अंदर एक टॉपिक है आरटी ये आर्बिट्रेज प्रोसेस करके इसके अंदर एक टॉपिक है, जो मैंने आपको उसके अंदर ही बताया था फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि शॉर्ट्स के अंदर क्या होता है ना कि ये ना थोड़े अलग अलग टॉपिक हैं, और ये टॉपिक्स ना आपके इसलिए मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ ज्यादातर, मतलब इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, बिकॉज ये ना छोटे छोटे टॉपिक ना कभी भी फुल फ्लेज क्वेश्चन में नहीं आते हैं। अब जैसे आरटी बेस्ड प्रोसेस क्या होता है, कभी भी नहीं आएगा आपका कि मतलब बड़े क्वेश्चन में। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट्स के अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक डाल दूं, जो आपका 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उससे आप इजीली वहां से हेल्प ले सकते हो। वहां पे आपको जितना लिखना है उतना आपको उतना ही बताऊंगी उसमें, ठीक है। तो वो भी, क्योंकि अब शॉर्ट्स की ड्यूरेशन जो है वो 2.5 मिनट की हो गई, 2.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। तो वहां पे आप इजीली आप देख सकते हो कि मतलब किसी एक टॉपिक के ऊपर मैं उतना आपको बता सकती हूँ। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये तो आप एक बार रीड कर लेंगे इसका क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए, दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। देन आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखना क्वेश्चंस करेंगे और आप खुद से करोगे क्वेश्चंस। दिस इज माय प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। तो चलिए हम इसके कुछ देख लेते हैं और इसको हम फॉर्मूले को थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा है कि 3 तरीके के अप्रोच मैंने आपको बता दिए कि 3 तरीके के कैसे अप्रोचेस को हम देखते हैं और किस तरीके से हमारा वो डिविडेंड वैल्यूएशन में अफेक्ट करता है। अब तीनों के फॉर्मूले में आप लोगों को, वैसे मैंने आप लोगों को इसे बता दिया है फॉर्मूले को ऑलरेडी नोट्स के साथ, बट मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जिससे नहीं याद नहीं हुआ है, जिसने नहीं समझा वो यहाँ से समझ लो। वोल्टर अप्रोच का जो फॉर्मूला, देखो मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी है कि के आर और के ई, देखो के आर वो होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन, मतलब रिटर्न जो आपको मिलेगा उसकी कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के बोलते हैं, आपको पता है। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि अगर जब के आ रहा है आपका रिटर्न अगर ज्यादा होगा, के आर अगर आपका ज्यादा होगा के ई से, तो आपका डिविडेंड 0 होगा। मैं थोड़ा सा आपको अगर लॉजिकली लेके जाऊं इस अप्रोच से लेके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे डिस्कशन कर लेता है। और ये आपका सिर्फ इस वाले उसमें होगा, ठीक है, वोल्टर अप्रोच में। देखिए आपसे कहेगा क्या कि जो आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न, आप देखो, आप खुद इस चीज को समझो, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको आपके पास प्रॉफिट मिला, आपने कहा कि चलो इतना हम डिविडेंड देंगे, इतना हम लोगों ने इसको इन्वेस्ट कर दिया फर्दर इन्वेस्टमेंट में। अगर आप ये सोचो कि अगर आपने जहां पे इन्वेस्ट किया वहां से आपका रिटर्न ज्यादा आएगा, ठीक है, आपने जितना पैसा लगाया है उससे रिटर्न ज्यादा आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है आपकी उससे ज्यादा आपका क्या आएगा, रिटर्न आएगा, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड नहीं दोगे। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे मुझे रिटर्न ज्यादा आने वाला है, तो मैं डिविडेंड क्यों दूंगा, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें यही कहता है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, देन आप डिविडेंड 0 दोगे। और क्वेश्चन में आपको इंप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कुछ गिवन होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे वहां मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पे आप लोग को कुछ गिवन नहीं होगा, आपको दोनों की वैल्यूज दी होंगी, तो वहां से आपको पता करना है कि आपका डिविडेंड की वैल्यू, अगर आपको डिविडेंड की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो वहां पे तो आप दोगे, बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप पता करोगे कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा होगा तो आप वहां पे डिविडेंड 0 रखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है इसका, अगर वाइस वर्सा देखें कि अगर आपका
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर, आपको पता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद वो पैसा मेरा नहीं फायदे में नहीं है, वो सौदा मेरा फायदे का नहीं है, तो आप क्यों उस चीज पे पैसा इन्वेस्ट करोगे? तो आप क्या करोगे? डिविडेंड दे दोगे, सिंपल सी बात है। तो यही कहता है कि अगर आपका रिटर्न से ज्यादा आपकी, यानी कि आपने जो पैसा लगाया है, आपने 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल लगा दिए इन्वेस्टमेंट में, पर आपको जो मिलेगा 2 साल बाद 3 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलेगा, तो कोई फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप डिविडेंड सारा का सारा डिविडेंड दे दोगे। तो यही फर्क है इन दोनों में। ये तो मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिया, सिंपल। अब फॉर्मूला देखिए वॉल्टर अप्रोच का, पी यानी कि अर्निंग पर शेयर एंड ऑल। आपको यहाँ पे पर शेयर निकालना है, तो पर शेयर मतलब 1 शेयर पे आप कितना पैसा देख रहे हो। तो डी मतलब आपका डिविडेंड प्राइस हो गया, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो आप यहाँ से निकालेंगे कि डिविडेंड क्या है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे आप उतार लीजिए। क्वेश्चन कराऊंगी तो उसके साथ साथ इम्प्लाई होगा। आर मतलब आपका होता है, आपका आर का मतलब होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी आपको क्वेश्चन में बकायदा गिवन होगा। ई होता है आपका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आप शेयर पे कितना कमा रहे हो। और अगर आपको क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर नहीं गिवन है तो मैंने आप लोगों को लेवरेज वाले चैप्टर में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में उसको निकालना बताया था कि नेट प्रॉफिट में से हम किस तरीके से उसको निकालते हैं, टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह लेस करके। तो आप पहले वहां पे उससे जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक बार उसको रिवाइज करवा दूंगी, डोंट वरी। माइनस हम करेंगे डी यानी कि जो आपका डिविडेंड होगा, अपॉन में इसके अपॉन में पहले इसके अपॉन में के यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि आपको क्वेश्चन में आराम से गिवन होगा, डोंट वरी। और अपॉन में इस पूरे का के, ठीक है। अब गॉर्जन्स अप्रोच में क्या है, P इज इक्वल्स टू ई का मतलब है आपका अर्निंग पर शेयर, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। If you are living in local areas, this is going to be the very very important part of your life. Okay, 1 minus B, B यानी कि आपका रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आपके पास फॉर एग्जांपल डिविडेंड है 100%, आपके पास डिविडेंड है 100%, सॉरी आपके पास प्रॉफिट है 100% का, ठीक है। आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप रिटेन्ड अर्निंग कर लोगे। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये आपका रिटेंशन रेशियो है, यानी कि आप कितना ज्यादा अर्निंग को रिटेन करके रखते हो, यानी बचा के रखते हो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दिस इज योर रिटेन रेशियो, ठीक है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा था। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप ये बताओ, आपको ना क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा होगा कि डिविडेंड इतना इतना दिया, तो आप 100% में से लेस कर लो। अभी करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ऐसे आप लिख लीजिए, सर मैंने आपको बताया रिटर्न रेशियो क्या होता है, ठीक है। अपॉन में के यानी कि वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और बी आर होता है, बी की मल्टीप्लाई आर से कर देता है। बी यानी कि रिटेंशन रेशियो, और आर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर, ठीक है। और इसको हम ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस टोटल को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपका एमएम अप्रोच में आपको थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अप्रोच है और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं। तो अब एक एक फॉर्मूला तो कोई भी कर लेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से टीचर ये वाला ज्यादा देता है, एमएम अप्रोच। अब देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे 3 से 4 मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं क्या, तो आपको मैं ऊपर थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना। तो देखिए एमएम अप्रोच आपसे क्या कहता है। एमएम अप्रोच ना, देखो आपको क्या क्या निकालना है पहले देखो। यहाँ पे आपसे कह रहा है P0 क्या होता है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए। P0 वो होता है जो आपके प्राइस होते हैं किसी भी शेयर के इन द बिगिनिंग, प्राइस इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जो प्राइस होते हैं आपके शेयर्स के। P0 और P1 क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके प्राइस क्या रहेगा उसको हम P1 बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपके बाद आता है डिविडेंड यानी कि डिविडेंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपसे कहेगा कि डिविडेंड आपको नहीं देना तो डिविडेंड आपका 0 होगा, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है। और नेक्स्ट आपके पास बचा के आपको पता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। आई है आपका इन्वेस्टमेंट, ये सारी पहले लिख लीजिए टर्म्स, उसके बाद बताती हूँ क्या कैसे कैसे लगेगा इन्वेस्टमेंट। ई है आपका अर्निंग, ठीक है, या इनकम भी बोल सकते हैं आप, इसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा इनकम नाम से, तो आप क्या आप कितना कमा रहे हो बेसिकली, बस। उसके बाद आपका होता है एन आपका होता है कि नंबर ऑफ पर शेयर कितना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। पी आई आपको मैंने बता ही दिया है। ये जो एन, ये वाला एन है, इसका मतलब होता है चेंज। आपको पता होगा ट्रायंगल हम इकोनॉमिक्स में चेंज के लिए बनाते हैं, तो जो आपका थ्रू आउट द ईयर कितना चेंज हुआ है, चेंज इन पर शेयर
पर शेयर में आपका कितना चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने सारी टर्म्स यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या, अगर आपसे कहेगा कि आपका प्राइस जो है, आपकी शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में इतना है, तो आप क्या करोगे, जो नया प्राइस है यानी P1 आप कैलकुलेट कर लोगे इससे। अगर आपको कहेगा कि आपका P1 एट द एंड ऑफ द ईयर आपके शेयर का प्राइस इतना है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला आपको किस लिए आएगा कि आपको प्राइस कैलकुलेट करना। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, और डायरेक्टली मैं तो एग्जाम में बता रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला तो ज्यादा लगता ही नहीं है, सबसे ज्यादा एमएम में ये दोनों फॉर्मूले देता। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी लास्ट ईयर वाले, जो लास्ट ईयर आया है उसका क्वेश्चन कराऊंगी, आपसे दोनों पूछ लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ट्रिकी, बस ट्रिकी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आपसे कहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कैसे फाइंड करना है, एम इज इक्वल्स टू एम, यानी कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एन नंबर ऑफ शेयर्स, और एम आपका होता है जो हर पर शेयर पर नंबर। तो आपको यहाँ पे एम लिखना है, आप एन भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने थोड़ा सा नया सेगमेंट ले लिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे एन करके आई इज इक्वल, आई मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी, माइनस अर्निंग पर अर्निंग यानी इनकम आपकी यहाँ पे लिखोगे आप, एन यानी कि आपका नंबर ऑफ पर शेयर जो स्टार्टिंग में था, और डी आई यानी कि आपका जो भी आपका डिविडेंड। अगर आपको कहेगा डिविडेंड आपका 0 है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 रखेंगे। और अगर आप यहाँ 0 रख देंगे तो आपका एन भी आपका 0 मतलब खत्म हो जाएगा। P1 आपका है प्राइस जो भी एंड में था, वो आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये सब आ जाएगा और आपसे कहेगा क्वेश्चन में, तो वैल्यूएशन करो फॉर्म का एन अक्रॉस से, तो आप फिर ये वाला फॉर्म लगाओगे। एन आपका जो नंबर ऑफ पर शेयर है, एन जो आपका चेंज हुआ है पर शेयर, और पीआई आपको पता ही होगा एट द एंड ऑफ देयर, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका अर्निंग अपॉन में 1 प्लस के यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, कई बार एग्जाम में क्या बोल देगा कि आप चेंज निकालो, क्या चेंज है आपका पर शेयर में, आपको वैल्यूएशन दे देगा फॉर्म की। तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना, सिर्फ यहाँ पे आप एक्स एक अजम्पशन लेना, लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस चेंज इन द पर शेयर, आपने निकाल देना, मतलब बेसिक मैथ्स की तरह कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आज की क्लास में हमने काफी चीजें कवर कर ली। हमने डिविडेंड वैल्यूएशन जान लिया, उसके 3 अप्रोचेस जान लिए, उसके फॉर्मूले जान लिए, उसके लिमिटेशंस, उसके एप्लीकेशन, सब कुछ जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने 11 to 12 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्योंकि आपकी बुक्स थी ऑलरेडी, और मैं आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चंस अलग से करवाऊंगी, जो मैं, और ये इस चैप्टर के क्वेश्चन में सारे के सारे खुद से करवाऊंगी, कोई भी मैं आपको खुद से करने को नहीं दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके फर्दर आगे भी जितनी भी एजुकेशन, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी भी पढ़ते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह, वहां पे हर एक जगह इसका यूज है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ही इसको अच्छे से कंप्लीट करवाऊं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी अच्छा खासा वेटेज कवर करता है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ ऑफ द सेकंड ईयर, और सेम पढ़ाई मैं भी यही करती हूँ, तो मैं उस चीज लेवल को समझ सकती हूँ कि आप किस लेवल तक उसको समझ पाते हैं जो मैं बोलती हूँ। तो मैं बहुत इजी लेवल पे बात करती हूँ कि आप भी समझ पाओ उस चीज को, कि मैं जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ उस तरीके से आप भी समझ पाओ। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी, अगर बच्चा बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है, अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है, सीए कर रहा है, इवन सीए में भी ये टॉपिक है, तो मेरी भी हेल्प होगी और उस बच्चे की भी हेल्प होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड काइंडली शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।